गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में कहाँ पे थे अपन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, चलो नंबर 10। एक मिनट रुको। जो डिस्टर्ब करे थोड़ा उसको एक रिमूव कर देना, ठीक है? आज पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से रिप्रेजेंट। तो ये पहले से डिफाइन है, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact LOI upon velocity of approach, velocity of approach of along line of impact, along line of impact। अब सपोज जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ये ऐसा है, ये ब्लॉक ए है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज u1 एंड ब्लॉक बी इज u2। तो ऑब्वियसली u1 ग्रेटर होगा u2 से, तभी कोलिजन होगा। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये ए है, ये v1 से जा रहा है, और ये बी है, ये v2 से जा रहा है। ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। तो ई की जो वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो इसी के अलोंग है ना, इसी के अलोंग है, इसी के अलोंग है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे जो है ये इसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है दोनों। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। यहाँ पे जो अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? ये अप्रोच कर रहा है इसको, तो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये ऐसा वेज है, बिफोर कोलिजन ये रेस्ट में है, और ये आके यू से स्ट्राइक कर रहा है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, एक मिनट, आफ्टर कोलिजन सपोज ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी डैश। आफ्टर कोलिजन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर कोलिजन है ये, आफ्टर कोलिजन। क्या बोल रहा हूं एक बार समझ लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये पहले से डिफाइन है, ये टर्म। ये क्या डिफाइन है? ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग LOI। ठीक है, एक बार तो लाइन ऑफ इंपैक्ट सबसे पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अगर ये यहाँ पे कोलिजन होगा इसका, अगर ये सपोज यहाँ पे कोलाइड हो रहा है ऐसा, तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसा होगा ना, यही है ना इसका LOI। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी भी किसके अलोंग है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है इसको, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, और यहां से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ही है, बट आपको बताया है, रिलेटिव वेलोसिटी ही है, बट आपको क्या बताया है?
कि रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है तो वैसे रिलेटिव वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे क्या है, u1 ग्रेटर है u2 से, तो ये जो a है ये b को अप्रोच कर रहा है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा, u1 माइनस u2, और यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है इससे, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आएगा, v2 माइनस v1। बताया था आपको रिलेटिव वेलोसिटी, जहां पे कोलिजन हो रहा था वहां पे भी एक दो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, टाइम फाइंड करना था। तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट हो रहा होगा, इसका मतलब ये v2 ग्रेटर रहा होगा v1 से, तो v2 माइनस v1, और अप्रोच कर रहा है तो u1 माइनस u2, कुछ ऐसा आएगा, देख लेंगे। अब सपोज एक एग्जांपल लिया है, इनिशियली ये रेस्ट में था और ये u से स्ट्राइक कर रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से और ये इस डायरेक्शन में v डैश है, वैल्यू क्या है वो मतलब नहीं है अपने को, ये e का फॉर्मूला जब e लगाएंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो कैसे आएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना। तो सबसे पहला काम लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो जब ये आके ऐसा स्ट्राइक करेगा तो ये हो जाएगा इसका कॉमन टैंजेंट, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये होगा, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, है ना। तो ये हो जाएगा एल, हाँ कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, तो ये है इसका LOI, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी, जब ई का फॉर्मूला लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो किसके अलोंग, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो जितनी भी वेलोसिटी है इसके अलोंग पहले रिजॉल्व करेंगे उसको, इसके अलोंग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है ऐसा, यू से स्ट्राइक कर रहा है, ये एंगल थीटा मान लीजिए आप, यू से स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से एक इसका कंपोनेंट इस साइड आएगा और दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा, है ना। यही है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी। तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा, तो ये u cos थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा, और ये तो रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में है, ये क्या है, बिफोर कोलिशन है। तो यहाँ से वेलोसिटी देखो ये रेस्ट में है और ये आके स्ट्राइक कर रहा है इसको, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट इसका ये है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग LOI क्या हो जाएगा, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो इसके अलोंग ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है, u cos थीटा से, और ये किस में है, रेस्ट में है, तो क्या लिखोगे, u cos थीटा माइनस 0, मतलब u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, नोट कर लीजिए इतना पहले। हाँ, रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी बताता हूँ ई की वैल्यू कहाँ आएगी, क्या क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखो दो लेक्चर मुझे, एक आज का लेक्चर लेने दो, कल कल है क्या तुम्हारा लेक्चर, तो कभी फ्री हो तुम लोग बोलो ना, फ्री रहोगे जिस दिन मैं डाउट लेक्चर ले लूंगा। नहीं, किस दिन फ्री हो ये बोल दो, मैं डाउट लेक्चर उसी दिन ले लेता हूँ। फ्राइडे को लेक्चर नहीं है, तो ठीक है, एक बार देखता हूँ मैं फ्राइडे का, मैं अपना स्केड्यूल देख लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी दो लेक्चर एग्जाम चल रहे हैं क्या, ओके, ठीक है। हाँ तो एग्जाम चल रहे तो कोई नहीं, वैसे भी मैं आज का लेक्चर लूंगा, फिर एक और लेक्चर लूंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा, जो बुकलेट है वो डिस्कशन होगा, है ना। और फिर उसके बाद इसका एक और कॉन्सेप्ट बचेगा तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस बार।
एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 47 या 37 कुछ वहां तक तो डिस्कस किया था। देख लेते हैं उसको भी, मैं देख लेता हूँ क्या आएगा। हाँ, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, खुद से नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आफ्टर कोलिजन क्या है। आफ्टर कोलिजन ये जा रहा है इस डायरेक्शन में यू से, इसका नॉर्मल ऐसा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये एंगल थीटा, ये थीटा हो जाएगा, वी से जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वी साइन थीटा। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये कैसा है इसको भी मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, वी डैश, अज्यूम कर लिया वी डैश, है ना। तो इस ये वी थीटा है तो ये हो जाएगा वी डैश कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा वी डैश साइन थीटा। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया आपका, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये दोनों क्या है, सेपरेट हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वी डैश साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, माइनस माइनस ऑफ वी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वी डैश साइन थीटा प्लस वी साइन थीटा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact upon velocity of अप्रोच। किसी भी डायरेक्शन में मान लो ना, मैंने पहले वाले को क्या मान लिया, इस डायरेक्शन को क्या माना, इसको पॉजिटिव माना, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव मान लिया है तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लो, आंसर में चेंज होने वाला नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along line of impact, along line of impact। तो ई की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते थे वी डैश साइन थीटा प्लस वी साइन थीटा अपॉन वी यू कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा, है ना। ऐसे एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज बोल देता हूँ, जैसे ये ई है, ई जो होगा, ई डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, हाँ वो इसको बोल रहे हो क्या,
कुछ भी लिख सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसे एग्जाम्पल था वो, ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो नहीं दिया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ई की वैल्यू जो है, ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, पहले जीरो से स्टार्ट कर देता। ई की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू जीरो होती है किसके लिए, तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। ई की वैल्यू जीरो से वन और लेस, ई इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन। और ई की वैल्यू जो वन होगी वो होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन। एक और ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ई ग्रेटर देन वन होता, अपने में नहीं आएगा, बाई चांस कभी आ गया तो इसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। इस केस में एनर्जी जो है, फाइनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इलास्टिक में क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क कर रहा होगा, इसीलिए एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट बाई चांस कभी आ जाए। एक बार जेई मेन में क्वेश्चन आया था 2017 में, इसीलिए ये भी देख लो। ये कहीं पे ग्रेटर देन वन आ जाए तो ऐसा नहीं कि सर कैसे हो गया, तो इसका मतलब वहां पे सुपर इलास्टिक कोलिजन है। और इस केस में सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कुछ एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा, इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट कीजिए। नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम तो कोई भी कोलिजन है वहां पे कंजर्व रहेगा। क्या होता है, क्या बताया है सेपरेशन, अप्रोच क्या बताया है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब ये आके ऐसा स्ट्राइक करेगा तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अभी ये ऐसा आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा है। क्या है, u cos थीटा। नहीं नहीं, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। सिर्फ अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो अभी पहले इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी समझ लीजिए एक बार। फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है अभी यहाँ पे, u sin थीटा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा तो u sin थीटा इक्वल्स टू v cos थीटा। बताया है, टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन सेम if there is no friction between colliding particles। आई बात समझ में। हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है, बट इसके अलोंग अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, बताया है यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, कैसा नॉर्मल होगा, जब ये स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो नॉर्मल जो होगा वो इम्पल्सिव होगा। अगर इस नॉर्मल की वजह से अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है तो वो भी इम्पल्सिव होगा, तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। आपके नोटबुक में लास्ट लेक्चर में ये होगा, बताया मैंने। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस केस में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, उसमें कोई, अगर ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बट एक चीज समझ लेना है कि यू कांट बी नेगेटिव, ई की वैल्यू ई कांट बी नेगेटिव, बट इतना समझ लेना और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी नहीं होगी तो वो वैसा एडजस्ट करेगा कि उसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो होगी।
डन। एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा फास्ट नोट किया करो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, a ball, a smooth ball is dropped from a height h, on a smooth incline after collision. After collision, the velocity of the ball is directed horizontally. Directed horizontally. ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा h हाइट से यहां तक का डिस्टेंस h, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। अब देखो, ना तो इसका मास गिवन है ना इसका मास गिवन है, इसका मतलब ये जो है, ये जो वेज है रिमेन्स एट रेस्ट में ही रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि कुछ मास गिवन होता तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते तो इसकी वेलोसिटी आ जाती इस डायरेक्शन में, बट कुछ मास गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फर्स्ट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन। सेकेंड, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इफ द कोलिजन इज, पहले में कोलिजन इलास्टिक नहीं है क्योंकि कुछ यू एच के टर्म्स में आंसर आना है, जो भी आना है थीटा के टर्म्स में या एच के टर्म्स में जो भी होगा। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, सेकेंड में सिचुएशन डिफरेंट है। व्हाट इज द इम्पल्स ऑन द बॉल, व्हाट इज द इम्पल्स ऑन द बॉल, what is the impulse on the ball? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका मास है मान लो, ठीक है, बस इसका कुछ गिवन नहीं है, मतलब ये रेस्ट में रहेगा, इतना समझ लेना है। देखिए कहाँ पे रोल ऑन करेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार रीड करो, फिर कुछ डाउट्स आ रहा है तो समझ में आ रही, क्या क्वेश्चन है। A smooth ball is dropped from a height h on a smooth incline. After collision, the velocity of the ball is directed horizontally. तो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसा, मान लेते यू से स्ट्राइक कर रहा है, यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू कितना हो जाएगा √2gh। तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये ऐसा है,
तो अभी ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका इस साइड, यही इसका LOI है, u cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट u sin थीटा। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? आफ्टर कोलिजन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं v से जा रहा है। इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी v cos थीटा, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी v sin थीटा। ठीक है, v sin थीटा। अब यहां से एक चीज क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो सरफेस है, ये जो कोलाइडिंग सरफेस है यहाँ पे और यहाँ पे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, मतलब जब ये कोलाइड कर रहा है वैसा बोलिए, जब ये कोलाइड कर रहा होगा है ना ड्यूरिंग कोलिजन, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन इंपल्सिव फोर्स हो सकता था। तो देयर इज नो इंपल्सिव फोर्स along कॉमन tangent। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो अगर इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स अलोंग कॉमन टेंजेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, u sin थीटा। हेंस u sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v cos थीटा हो जाएगी। इक्वेशन 1। इस बॉल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ पे u sin थीटा है और यहाँ पे v cos थीटा है, तो u sin थीटा इक्वल्स टू v cos थीटा हो जाएगा। एंड दूसरा e की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ से आएगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ से आएगा। तो सेपरेशन देख रहे हैं क्या है, क्या नहीं समझा? लास्ट लेक्चर का रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो, ये बताओ पहले। तो लास्ट लेक्चर में ये बताया है या नहीं बताया है, तुम ही लोग बताओ यार। If there is no impulsive force along common tangent, then velocity of colliding particles remains same along it। दो केस लिया था, एक में बताया था कि अगर यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स लगेगा, जहां पे कोलाइड कर रहा है वहां पे इंपल्सिव फोर्स लगेगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इंपल्सिव फोर्स ग्रेविटेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि mg sin थीटा को इंपल्सिव फोर्स ले लिया, बताया है कि mg sin थीटा कभी इंपल्सिव फोर्स होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल इंपल्सिव है, उसकी वजह से अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगता तो वो इंपल्सिव होता, वो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता था। बट यहाँ पे टेंजेंशियल कोई कुछ फोर्स लग नहीं रहा है, नहीं लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी, कोलाइडिंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी u sin थीटा, वही अभी भी होगी। तो इसीलिए u sin थीटा इक्वल्स टू v cos थीटा। अब इस पे इंपल्सिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले u cos थीटा थी, अभी v sin थीटा हो गया और डायरेक्शन चेंज हो गया, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे सेपरेट हो रहा है ये, है ना, और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा। इससे सेपरेट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और ये वाला अप्रोच कितना है, u cos थीटा से अप्रोच कर रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो u cos थीटा -0। हाँ, कर सकते वो उसी से, उससे भी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी आएगा। तो यहां से देखिए E की वैल्यू क्या होगी, v बाई यू। तो v को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, पहले पहले लिख देता हूँ, v साइन थीटा, v बाई यू इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो v बाई यू को यहाँ से आप क्या लिखोगे, v बाई यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है, tan थीटा। कहाँ से आया, फ्रॉम 1। तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। किसका डायरेक्शन अपोजिट है, v cos थीटा
v sin थीटा और u cos थीटा, ये बोल रहे हो। पहले क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो अप्रोच यही कर रहा है ना, अप्रोच इसको अलग अलग फाइंड करना है, इसलिए तो बोल रहा हूं अलग अलग फाइंड करना है, यही अप्रोच कर रहा है ना इसको। तो अप्रोच की वेलोसिटी तुम क्या लिखोगे? u cos थीटा माइनस 0, ऐसा लिख लो ना, u cos थीटा लिख लो। होगा या नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे जो सेपरेट हो रहा है क्या हो रहा है? अलग से इसलिए लिख लो, ज्यादा बेटर है, नहीं तो तुम डायरेक्शन में फंस जाओगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सर ये पॉजिटिव हो गया तो ये कैसे पॉजिटिव हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कौन सा सेपरेट हो रहा है? यही सेपरेट हो रहा है ना। कितने वेलोसिटी सेपरेट हो रहा है? v sin थीटा से। और ये 0, ये थोड़ी सेपरेट हो रहा है, 0 माइनस वी साइन थीटा थोड़ी लिखेंगे, तो वी साइन थीटा हो जाएगा। तो वी कॉस साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो अलग से पहले फाइंड कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा सेपरेट हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन का टेंशन होगा नहीं फिर अब। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यस, लेना ही है, उसी के अलोंग लेना है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वहां पे लिखा हुआ है जब, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही कंसिडर करेंगे। डन। अब देखो सेकेंड में क्या बोला, कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन अगर है, ये कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन है तो आप ये बताइए कि अगर ये यू से आके स्ट्राइक कर रहा है तो आफ्टर कोलिजन ये कितने वेलोसिटी से जाएगा? यू से ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो रेस्ट में है, यहाँ पे भी ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अभी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाफ एम यू स्क्वायर, इसीलिए ये यू से जाएगा। तो अब इसका ये थीटा था, तो ये आ रहा था यू कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू आ रही थी यू साइन थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा है। एक मिनट, सही लिख रहा हूँ ना मैं? कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हो गया? एक मिनट, हाँ, तब ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा फिर, है ना? इसका मतलब तब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, समझो। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा, अपने को पता है कि ई की, ये ई जो है, ई क्या होगा? ई की वैल्यू 1 होगी ना, इलास्टिक कोलिजन है तो ई क्या होगा? 1 होगा। ई 1 होगा, मतलब अभी क्या फाइंड कर लिया था? tan स्क्वायर थीटा। अगर ये ऐसा भी जाएगा तो क्या केस बन सकता है वो समझ लेंगे। ई की वैल्यू 1 होगी तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू क्या आ रही थी? tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, तभी पॉसिबल है। तो ये वही u cos 45, तो ये भी 45 है, मतलब उस केस में तभी पॉसिबल है। जब थीटा 45 होगा तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये u cos 45 हो गया, वरना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाए, पॉसिबल हो सकता है बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये u cos 45 sin 45 हो जाएगा, u बाय रूट टू, ये भी u बाय रूट टू हो जाएगा, और ये भी u बाय रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना था? मोमेंटम। अब ये बताओ, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल
कॉमन टैंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम अलोंग कॉमन टैंजेंट क्या हो जाएगा? कॉमन टैंजेंट ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? सेम है, तो जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम किसके अलोंग आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज इन मोमेंटम। अरे सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कोलिजन कैसा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला? कोलिजन है कैसा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात आई समझ में? है ना? तो ये यू से ही जाएगा। क्लियर है? या देखो ऐसे समझो, ऐसे तुम समझ लो, इतना मत, ये थीटा बेटा अगर नहीं भी फाइंड करना हो ना, तुम ऐसा समझो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन जब होगा और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वाली वेलोसिटी सेम रहती है, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाता है। ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। मतलब ये यू कॉस थीटा से आया ना, तो ये यू कॉस थीटा से इस साइड जाएगा, और ये यू साइन थीटा से जाएगा, तब भी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम आगे करके लिखूंगा वैसे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, चेंज इन मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही आएगा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव मान लिया, तो ये नेगेटिव खुद से हो जाएगा। तो पहला कितना आएगा? एम यू कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस एम यू साइन थीटा साइन 45। 45 है इसीलिए सेम लिख रहा हूं, अभी बताता हूं आपको। एम यू कॉस 45 प्लस एम यू साइन 45। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 mu, ये 1/√2 हो जाएगा, इंटू 1/√2। तो यहाँ से √2 mu, तो ये ऐसा हो जाएगा। √2 mu की वैल्यू क्या है? √2gh। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2m√gh। आई बात समझ में? एक पॉइंट नोट करके लिखा दो, पहले इतना नोट कर लो। डायरेक्ट उसको लिख सकते थे, ये 45 फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं, थीटा के टर्म में भी आंसर आ जाता। पहले नोट कर लो इसको।
देखो यहाँ से अगर इलास्टिक कोलिशन है, कोलिशन कैसा है, इलास्टिक कोलिशन, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, मूव तो नहीं करेगा ये। अब क्या है कि ये वॉल जो है यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, सपोज यहाँ पे आके यू स्पीड से आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है यू से। तो यू से जैसे स्ट्राइक कर रहा है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो यू से जब स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो कंपोनेंट होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, अगर आप देखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन देखेंगे तो ये ऐसा आके स्ट्राइक कर रहा है यू, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। तो कॉमन टेंजेंट इसका ये है, कॉमन नॉर्मल ये है, यही है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और कॉमन टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी यू साइन थीटा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है आफ्टर कोलिजन, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू में 0 मान लेता हूँ, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो उस केस में आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे ये बॉल है, तो ये वाली वेलोसिटी तो इसकी सेम होगी, ये वाली वेलोसिटी तो इसकी यू साइन थीटा ही रहेगी, है ना। तो ये वाली वेलोसिटी जो है इसकी चेंज हो जाएगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी सेम होना है, ये वॉल तो मूव करेगा नहीं, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे गया है तो वापस ऐसे जाएगा। तो यहां से ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, समझो। ये कितने से आके u से आके स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट u cos थीटा, ये कंपोनेंट u sin थीटा, ये कौन सा है, तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ये वाला कंपोनेंट किसके अलोंग है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये वाला कंपोनेंट किसके अलोंग है, अलोंग कॉमन टैंजेंट। अरे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है तो ये कॉमन टैंजेंट यही हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल ये आएगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो गया। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब कोई इंपल्सिव फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इफ देयर इज नो इंपल्सिव फोर्स, then velocity of colliding particle remain same before and after collision। तो बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u sin थीटा है, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी u sin थीटा होगी। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है, सेम होनी है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होनी है मतलब इसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा आफ्टर कोलिजन, इस बॉल का जो सेकंड कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो ये रहेगा वेलोसिटी का, तो दूसरा कंपोनेंट u cos थीटा के इक्वल ही होगा। तो अभी आके ऐसा स्ट्राइक कर रहा है तो वापस ऐसा जाएगा ना यार, तो एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो ये कंपोनेंट तो पता है यू साइन थीटा और ये यू कॉस थीटा होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन जो था, उसको आप डायरेक्ट कॉस थीटा को कॉस थीटा भी रख लेते, आंसर अगर कॉस थीटा के टर्म में ही होता तो आप क्या लिखते, ये यू ऐसा आ रहा है यू से, ये वाला कंपोनेंट आ रहा था यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ रहा था यू साइन थीटा। क्या था, बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता, ये बॉल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम रहेगी तो यू साइन थीटा ही होता, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होता, जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो आपको पता है इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी यू यू साइन थीटा है और इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी यू साइन थीटा है, तो चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंपल्स फाइंड करना था, इंपल्स ऑन बॉल मतलब चेंज इन मोमेंटम, impulse on the ball equals to change in linear momentum of ball, linear momentum of the ball। तो लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग चेंज होगा, है ना। तो फाइनल ये है तो इसी को पॉजिटिव मान लिया, तो एम यू कॉस थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस ऑफ एम यू कॉस थीटा,
योर आंसर वुड बी 2mu cos थीटा। यहीं पे cos थीटा थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दिया तो वो आंसर आ गया था। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए। यस यस, if there is friction along common tangent, इसके along होगा, then velocity would change, velocity change हो जाएगी इसकी। पहले u cos थीटा था तो अब eu cos, वो आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है? वो आगे एक क्वेश्चन ही आ जाएगा इससे रिलेटेड, पूरा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो, ये आके यू से स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे यू से स्ट्राइक कर रहा है, तो जब ये इस वॉल पे आके स्ट्राइक करेगा तो आप ये बताइए कि इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा ये वाला होगा, कॉमन नॉर्मल होगा तो ये वाला होगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, इस वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो पहले इसका कंपोनेंट, हाँ ये वॉल है ना, तो अब आ गया होगा, ये यू cos थीटा यू sin थीटा से रिलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? नोट कर डन। अब देखो यहाँ से कुछ फॉर्मूला फाइंड करते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया क्या क्या कंजर्व करना है तो आंसर आ जाया करेगा, बट फिर भी देख लेते हैं कुछ आएगा। अब वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल, बेसिकली ये हेड ऑन होगा कोलिजन। कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है? ब्लॉक ए, मास m1, स्पीड u1, ब्लॉक बी, मास m2, स्पीड u2 बिफोर कोलिजन। जैसे आके स्ट्राइक करेगा ए और बी, तो इस इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड v हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम हो जाएगी ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और इसके बाद
मान लीजिए ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो अपने को क्या पता है, क्या क्या लग सकता है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल होगा। तो इनिशियल कितना है इसका, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1, फाइनल इसको देख रहे हैं, प्लस M2 V2, इक्वेशन 1। एंड E की वैल्यू क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन से कंसिडर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इसी में हेड ऑन में भी इलास्टिक हो सकता है। तो इलास्टिक में E की वैल्यू क्या होगी 1, और E क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे देखेंगे ये सेपरेट हो रहा है इससे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या यूज कर रहे हैं, इतना समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं फॉर्मूला लर्न करने का, अगर लर्न हो गया तो सही है, बट कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 को क्या लिख सकते हैं आप, U1 माइनस U2 प्लस V1। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। तो इस वाले टर्म को इस साइड, U1 वाला टर्म इस साइड, तो M1 U1 माइनस M2 U2, ये M2 U2 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से V1 कॉमन ले लीजिए, तो M1 प्लस M2 इंटू V1 इंटू V1। इतना नोट कर लो पहले। डन। तो यहाँ से क्या आएगा, अभी नोट कर लीजिए पहले। सर वो प्लस M2U2 नहीं आएगा लेफ्ट साइड? प्लस F, हाँ भी सर आएगा ना। राइट साइड का ये आपने M2U2 माइनस लेफ्ट साइड पे लिया, तो वो दोनों प्लस हो जाने वन, चाहिए ना।
U1 आएगा ये, M2U1, तो इस साइड आएगा तो माइनस M2U1 हाँ होगा। ठीक है, थैंक यू। बस फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कैसा आ रहा है, जरूरी नहीं लर्न करना है। ये P1 इक्वल्स टू P2, M1 M1U1 माइनस M1U1 माइनस M2U2 प्लस M2U2 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V1। तो क्या पहले लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देख लो क्या है, पहला क्या यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नंबर से तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आ रहा है V1 इक्वल्स टू, ये आएगा M1 माइनस M2, है ना, डिवाइड कर दीजिए M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाय M1 प्लस M2। तो बेसिकली ये V1 की वैल्यू क्या हो गई, V1 का फॉर्मूला क्या बन गया, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये हो गया फॉर्मूला। लर्न करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट इन इलास्टिक का लर्न भी करना होगा तो इन इलास्टिक का लर्न करना ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ समझो, ये V1 फाइंड किया तो M1 माइनस M2 और यहाँ पे 2M1। तो सिमिलरली अगर V2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे V1 में 2M2 आया है तो V2 में क्या आएगा, 2M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। और यहाँ पे आया था V1 में M1 माइनस M2, तो V2 में क्या आएगा, M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये जैसे V1 है तो यहाँ पे M1 माइनस M2 है और यहाँ पे 2M2 है। तो V2 अगर फाइंड करेंगे, जैसे V1 में 2M2 है तो V2 में क्या आ जाएगा, 2M1 आ जाएगा। और यहाँ पे M1 माइनस M2 है तो यहाँ तो M2 माइनस M1। सेकेंड, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन लर्न भी करना तो ये वाला लर्न करना ज्यादा सही रहेगा। E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये क्या हो जाएगा, EU1 माइनस EU2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इसको इस साइड लाइए तो EU1 माइनस EU2 प्लस V1 इक्वल्स टू V2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, तो 1 से क्या था, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, EU1 माइनस EU2 प्लस V1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस E M2U1 माइनस E M2U2 प्लस M2V1। इस टर्म को इस साइड M1U1 माइनस E M2U1 प्लस M2U2, ये साइड आएगा प्लस E M2U2, फिर से यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू, यहाँ से देखिए M1 माइनस E M2 इंटू U1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस E इंटू M2U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V1। ऐसा आ गया, नोट कर लीजिए इसको।
नहीं नहीं, लगाने की जरूरत नहीं थी, V1 डायरेक्ट आ गया इसीलिए यूज कर लिया, बट अगर लगाना होता तो लगा लेते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा लेते, है ना। यार अब ये बताओ मुझे, इतना तुमने नोट कर लिया, ये नोट नहीं कर सकते हो? नोट कर लो, आराम से नोट करो यार। एक स्टेप लिख दिया, सेकंड स्टेप खुद से भी नोट कर लिया करो, है ना। नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से नोट करो। ये 10 मिनट्स, ये देख लो। वो मुझे समझा था कि 1 मिनट की जगह पे वो 10 मिनट्स लिखा गया तुमसे। कोई नहीं। डन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, V1 की वैल्यू? अरे यार, कैसे तुम लोग नोट करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना टाइम लगता है नोट करने में यार। नोट करो, आराम से करो। डन। स्लो क्यों हो गया?
स्लो हो गया क्या ये? स्लो कैसे हो गया? एक मिनट रुको यार, एक मिनट एक मिनट। हाँ वो एक एक मिनट लग रहा है वो। तो यहां से क्या आएगा देखो, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो M1 माइनस ई M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस ई इंटू M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। अब देखो अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 2M2 बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा, ये M1 माइनस M2। तो ज्यादा बेटर है आप इसको लर्न कर लीजिए। सिमिलरली V2 को क्या लिखेंगे अपन, तो ये वाला टर्म पहले आएगा बट ये M1 के साथ आएगा, M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू, नहीं रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। M2 माइनस ई M1 इंटू U1 बाय M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। थर्ड आएगा अपना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन, बताया था स्टिक कर जाता है और दोनों एक ही साथ मूव करेगा। हाँ हाँ, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 0, तो V2 इक्वल्स टू V1 आपको बताया था। लेट्स से V, ये क्या कर जाता है, परफेक्ट इन लास्ट इक्वेशन में स्टिक कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V प्लस M2 V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2, कुछ ऐसा आ जाएगा। इतना नोट कर लो पहले, फिर इलास्टिक कोलिजन के कुछ केसेस को देखेंगे। अरे कुछ नहीं था, डायरेक्ट यही लिख देते, डायरेक्ट यही लिख देते M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V, क्योंकि आपको बताया है कि दोनों क्या करेगा, एक ही साथ मूव करेगा, स्टिक कर जाता है तो दोनों एक ही साथ मूव करेगा, डायरेक्टली यही लिख देना है बस। ये तो ऐसे बता रहा हूँ कि वैल्यू 0 है तो ऐसा भी आ जाएगा। हम्म हम्म नेक्स्ट लिखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो आपको पता है V1 की वैल्यू क्या होती थी, तो M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। एंड V2 की वैल्यू क्या होती थी, तो ये था 2M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 ये वेलोसिटी खुद ही डिफाइंड किया था अपन ने। अब यहीं पे देख लेते हैं स्पेशल केस 1 2 क्या क्या आ सकता है। नोट कर लीजिए इतना पहले। वेक्टर 1D पढ़ रहे हैं तो 1D में कहाँ पे वेक्टर आएगा, 1D है ना, 1D में बताए ना वेक्टर लिखना कंपलसरी नहीं है।
2D होता है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। 2D में भी क्या करते हैं अपन, 1D मोशन बना देते हैं। 2D भी होता है तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअली मोशन को एनालाइज करते हैं, तो वो भी 1D मोशन हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है, 1D मोशन हो जाता है। हाँ सिर्फ फॉर्मूला है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, स्पेशल केस थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला लिखा है। डन ना। तो यहां से स्पेशल केस नंबर 1, मैं मान लेता हूं M1 if M1 equals to M2 equals to M, देन अब देखो दोनों का मास क्या है, कोलाइडिंग पार्टिकल का मास क्या है, सेम है। M1 equals to M2 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये 2m बाई m प्लस m, तो 2m बाई 2m हो जाएगा, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो u1 की वैल्यू v2 के v1 की वैल्यू u2 के इक्वल हो जाएगी। अब m1 इक्वल्स टू m2 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये जाएगा 2m बाई 2m, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, v2 की वैल्यू v1 हो जाएगी, u1 हो जाएगी। मतलब जब m1 इक्वल्स टू m2 होगा तो v1 इक्वल्स टू u2 एंड v2 इक्वल्स टू u1। मतलब ये किसके अलोंग है, ये जो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसके अलोंग फाइंड किया ये वेलोसिटी, यहाँ 1D है तो 1D में किसके अलोंग होता है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होता है ना सिर्फ यार। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। लेट्स से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए कि ये इसका मास m है और ये u से जा रहा है, और ये इसका मास m है और ये रेस्ट में था, ये a है और ये b है, ये रेस्ट में था बिफोर कोलिजन। तो अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां से क्या आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, a इंटरचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, है ना, v1 इक्वल्स टू u2, तो ये रेस्ट में है तो ये अब रेस्ट में आ जाएगा। अब ये b जो है ये v u से जाएगा। आई बात समझ में। सेकेंड, अगर ये मान लीजिए ये m है, ये जा रहा है u1 से, वही है, ये m है, ये जा रहा है u2 से, ये b है, इलास्टिक कोलिजन है, तो अभी ये a जो है वो u2 से जाएगा, यही v1 है, ये u2 से जाएगा, और ये जो है ये v2 इक्वल्स टू u1 से जाएगा। क्या हो गया, इंटरचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी, कब, जब दोनों का मास इक्वल होगा तब। और किसके अलोंग चेंज, चेंज किसके अलोंग हो रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट 1D है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो रहा है। अगर 2D भी होता, 2D भी होता, ऑब्लिक कोलिजन भी होता, तो चेंज किसके अलोंग होता, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग कब चेंज होता, व्हेन देयर वुड बी सम इंपल्सिव फोर्स, जब इंपल्सिव फोर्स होता तब चेंज होता, वरना चेंज नहीं होगा। केस 2, if m1 is much greater than m2, m1 की वैल्यू ग्रेटर है m2 से, या एस लिख, m2 इज मच ग्रेटर देन m1 सपोज, या m1 कुछ भी लिख सकते थे। तो देखो अपने को m2 मच ग्रेटर है, ठीक है, m2 ग्रेटर है m1 से, तो यहां से क्या करेंगे, m1 प्लस m2 को आप m2 लिख सकते हैं, बिकॉज m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये m2 आएगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, m2 m2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आएगा 2u2, और यहाँ से देखिए m1 हटा दीजिए, बिकॉज m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो ये जाएगा, तो यहाँ से माइनस m2 बाई m2, तो माइनस u1 हो जाएगा। तो बेसिकली v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन v1 इक्वल्स टू 2u2 माइनस u1, 2u2 माइनस u1, एंड v2 क्या हो जाएगा, एंड v2 की वैल्यू देख लीजिए आप यहाँ से, तो यहाँ से फिर से
ये वाला जो टर्म है m2 ये m1 जाएगा तो m2/m2 u2 हो जाएगा, और यहाँ से ये m1/m2 हो जाएगा, बट m1 इज मच लेस देन m2, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज m1 इज मच लेस देन m2 है, तो इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो v2 की वैल्यू u2 के इक्वल हो जाएगी, v2 की वैल्यू u2 के इक्वल हो जाएगी। इसी केस में अगर मान लेते हैं अपन, इसी में if u2, एक ही लिखना था, if u2 is 0 then u2 0 हो जाएगा, then v1 equals to minus u1 and v2 equals to 0। आई बात समझ में? हाँ, ये रेस्ट में है, u2 0 मतलब जिसका लार्जर मास है वो रेस्ट में है, और ये अप्रोच कर रहा है m1, है ना, तो यहाँ से इफ u2 is 0 देन ये हो जाएगा, नॉन जीरो होगा तो यही वाला फॉर्मूला आएगा, u2 is नॉन जीरो देन वही फॉर्मूला ये वाला, इसी को फिर से दोबारा लिख देता हूँ, 2u2 minus u1 एंड v2 equals to u2, ये वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ये वाला नॉन जीरो, अगर जीरो हो गया u2 तो ये यार लिखेंगे अपन, बोलने का मतलब ये है कि अगर ये मास m1 है और ये u1 से जा रहा है, और ये मास m2 है और ये रेस्ट में है ना, और m2 की जो वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन m1 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये इसको स्ट्राइक करके रिवर्स हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, -u1 है तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये m1 है और u2 अभी भी रेस्ट में रहेगा। बोलने का मतलब ये, इसकी मीनिंग ये है कि ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। देख लेते हैं उसको भी, अब खुद से कितने भी केसेस बना सकते हो, एक दो समझ में आया ना, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी केस तुम बना सकते हो। अगर u1 0 होगा, या इसको u1 0 कर लो, ज्यादा बेटर, ऐसा ऐसा मान लो, अगर u1 की वैल्यू 0 होगी तो v1 कितना हो जाएगा, 2u2 हो जाएगा, और v2 वही रहेगा, ज्यादा बेटर है ऐसा, है ना, u1 को 0 कर लो, ये वाला केस है, इसका ये वाला केस है, ये दोनों, ये अलग है, इसका भी ड्रॉ कर सकते हो तुम। यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए पहले, v2 equals to u1, 9, नोट करो ना, 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, नोट करो पहले। मास क्या है, दोनों का मास सेम है, मास सेम है, इसका मतलब क्या होगा, m1 माइनस m2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया, मास सेम है तो 2m/m प्लस m, 2m/2m कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, मतलब ये वाला टर्म 0 है और यहाँ पे 1 इंटू u2, तो v1 इक्वल्स टू u2 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया, ये हो जाएगा 2m/2m कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो v2 इक्वल्स टू u1 हो गया, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी।
वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। यस, सेकेंड जो है ये वाला जो कोलिजन है, ये वाला पार्ट जो जैसे U2 0 हो गया, तो ये सेम वही है कि एक वॉल है, वो रेस्ट में है और उसका मास बहुत ही ज्यादा है, मास ऑफ वॉल इज मच ग्रेटर देन, है ना, मास ऑफ बॉल। तो ये वही वाला केस हो जाएगा। देख लेंगे खुद से क्या आएगा, है ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या है नहीं है। डन। अरे U1 0 हो गया, पुट कर दो ना यार इसमें वैल्यू। U1 0 हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो V1 इक्वल्स टू 2U2 एंड V2 इक्वल्स टू U2। अरे यार ऐसा है, समझो, ये M1 है, ये रेस्ट में है, ये M1 है और ये रेस्ट में है, और ये M2 है, तो अभी M2 इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तभी कोलिजन होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2U2 M1 की, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी U2 ही रहेगी M2 की। खुद से ड्रॉ करना ये सब सीखो, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से यही बोल रहा हूँ मैं। फिजिक्स का मतलब ये है कि अगर आपने स्टेटमेंट रीड किया तो उससे जो पॉसिबल डायग्राम हो सकता है आप ड्रॉ कीजिए, तभी आएगा। देखो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। A ball having mass m is dropped from height h, is dropped from height h, height h. Find the maximum height. बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बट दो केसेस को अपन याद रखेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, अब कभी M1 को ग्रेटर कर दिया, कभी M2 को ग्रेटर कर दिया, तो उससे रिलेटेड फिर से दो केस एक्स्ट्रा बन जाएंगे, जैसे अभी लिखा था वैसे ही हो जाएगा। फाइंड द हाइट रीच्ड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिशन, आफ्टर फर्स्ट कोलिशन विद द ground. Also find the time, also find the time taken, also find the time taken to reach the maximum height, the maximum height after first collision, है ना, after first collision। E दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, ये रेस्टिट्यूशन, ये ऐसा दिया हुआ है। देखिए एक बार ट्राई कीजिए कितना आ रहा है।
वेरी गुड। ये बॉल यहाँ पे है, यहाँ से इसको रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो मान लीजिए कि वी नॉट से स्ट्राइक कर रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, h। तो रिबाउंड होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो जाएगी। तो अभी कहीं यहाँ तक सपोज आ पाया है ना, फिर यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये h डैश, ये क्या है, h डैश। तो ये फाइंड करना है। तो आपको ये बताइए कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, यही वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसका। तो ई की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, ये रेस्ट में ही है ग्राउंड, तो यही सेपरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या है, v-0। अप्रोच क्या है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगा, v0 - 0। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, v/v0। तो v क्या हो गया, ev0। v क्या हो गया, ev0। इस v की वैल्यू क्या हो गई, ev0। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट v फाइनल 0 हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने को पता है कि v फाइनल स्क्वायर ऑल्सो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 0 हो गया, इनिशियली कितना है, v स्क्वायर माइनस 2g h डैश। तो यहाँ से h डैश की वैल्यू क्या हो गई, v²/2g। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर v0² /2g। तो e²/2g, v0² कितना है, 2gh। कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ रहा है, h डैश इक्वल्स टू e²h, e²h। नोट कर लो। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा, e²h। आगे आएगा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला दूंगा, उससे जनरलाइज हो जाएगा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन से ये जनरलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। तो h हाइट से जब आता है तो टाइम कितना लगता है, √2gh। तो सेम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो t1 + t2 लिख देता हूँ। t1 की वैल्यू √2h/g, t2 की वैल्यू कितनी, 2h-g। तो कितना आ जाएगा, √2h/g, और ये हो जाएगा 2 × e² h/g। तो यहाँ से 2h/g कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ से 1 प्लस यहाँ से ई आ जाएगा, तो बेसिकली आंसर आपका 1 प्लस ई इंटू अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से जनरलाइज कर दूंगा इस क्वेश्चन से। फाइन, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by particle, covered by particle before coming to rest, rest. Also find the total time taken by particle to cover this distance. Also find the total time taken by particle, total time taken by particle to cover above distance, है ना, to cover above distance या बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ऐसा कर सकते थे ना। सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ से रिलीज किया था, h हाइट पे आया, h, फिर यहाँ पे v नॉट गया, फिर यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो हुई v हो गई, देख लेते कितना आ रहा है। v की वैल्यू क्या आ रही थी, ई वी नॉट। डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब नहीं करना है यार, किसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ये भी समझो ना, दूसरे को थोड़ी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये यहाँ पे गया, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसको मैंने h डैश लिख दिया। देखो फिर यहाँ पे जाएगा तो वापस तो आएगा ना यार, ऐसा जाएगा तो वापस आएगा भी ऐसा, तो h डैश, फिर जब ये यहाँ से सेकेंड तक जाएगा तो देखो जितने वेलोसिटी से गया है ये उतने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ईवी नॉट से स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी v डैश वो कितनी हो जाएगी, ईवी हो जाएगी। अरे v था तो ईवी नॉट, यहाँ पे v है तो v डैश क्या आ जाएगा, ईवी, तो e इंटू वी की वैल्यू कितनी, ईवी नॉट, ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर वी नॉट। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आया तो इसको h डबल डैश बोल दो, तो अगर h डबल डैश फाइंड करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर h डैश, h था ना पहले,
तो ई स्क्वायर एच डैश हो जाएगा। तो ई स्क्वायर एच डैश की वैल्यू क्या थी, ई स्क्वायर एच, तो कितना आ रहा है, ई रेस टू 4h। तो ऐसे थर्ड वाला जो आएगा ई रेस टू 6h, फिर ई रेस टू 8h। तो बेसिकली यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ई रेस टू 2n इंटू एच आ रहा है, और यहाँ पे v की वैल्यू nh। आ रही है बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए पहले। h ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा, ई रेस टू 6h। e4 कर देता हूँ, ठीक है, या ज्यादा बेटर है, इसको h1 लिख दो, h1 h2 h2, ये h3 h4 ई रेस टू 8h। पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं क्या। और h1 की वैल्यू कितनी थी, ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर एच। डन। किसको पावर में लिखा, किसी को पावर, अरे ई ई h1 क्या है, ई स्क्वायर एच, h2 क्या आएगा, ई रेस टू 4h, h3 कितना आएगा, ई रेस टू 6h। ये समझ में आ रहा, ओ ये वाला क्या, 8h। पावर नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, लास्ट वाला पावर नहीं, ई रेस टू 8h ऐसा होगा। डन। तो यहाँ से देखिए, फिर से लिख रहा हूं मैं उसको, आप देख लो, यहाँ पे देख लो ना यार, h1 ई स्क्वायर एच, h2 ई रेस टू 4h, इस टाइप से hn ई रेस टू 2n इंटू h, ऐसा है। तो अब टोटल डिस्टेंस देखना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, जब भी रेस्ट में आएगा ग्राउंड पे ही रहेगा वो, तो टोटल डिस्टेंस, तो पहले यहां से आ रहा था h आया, फिर यहां से गया वापस ऐसा आया, तो यहां से h1 आया, फिर जाएगा तो h2 होगा, तो क्या आ जाएगा, h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। पता नहीं ना कब रेस्ट में आएगा ये, कुछ आइडिया नहीं है ना, तो अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h प्लस 2, ये कितना है, ई स्क्वायर एच, प्लस 2 ई रेस टू 4h प्लस 2 ई रेस टू 6h अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h को हटा दो, यहाँ से कॉमन ले लो, 2 ई स्क्वायर एच, नहीं नहीं पता नहीं है ना कब रेस्ट में आएगा, रेस्ट में पता ही नहीं है, इन्फिनिटी के बाद आएगा। 1 प्लस ई स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस ई स्क्वायर ई रेस टू 4 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, h प्लस 2 ई स्क्वायर एच अप टू इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट सम का ये जीपी हो गया। इनफाइनाइट सम का जीपी क्या होता है, एस इन्फिनिटी इज a बाय 1 माइनस आर, तो a क्या है 1, r क्या है, तो ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, h फिर से कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लो, 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 2 ई स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपका टोटल डिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच, इंटू एच। पता नहीं है रेस्ट में कब आएगा, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये क्या हो, रिबाउंड जो है रहे, नंबर ऑफ रिबाउंड्स अगर कैलकुलेट करेंगे कितनी बार ये रिबाउंड कर रहा होगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स, पता ही नहीं है कब रेस्ट में आएगा। तो ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा, ऐसा करते करते फाइनली रेस्ट में आएगा। तो कब आएगा, कितना रिबाउंड होगा, इनफाइनाइट। नहीं नहीं, अभी टाइम भी फाइंड करना है इसका, और एक और क्वेश्चन दूंगा उसके बाद हो जाएगा।
2, इसका टाइम फाइंड करो पहले, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस, इसका टाइम पहले फाइंड कर लीजिए आप। हाँ ठीक है ना, टाइम तो फाइंड करो इसका यार, एक क्वेश्चन और करेंगे बस हो जाएगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जाने का तुम लोग को रहता है यार। तुमको तो जाने का रहता है, वो तो पता ही है मुझे। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, ठीक है। अरे कम से कम टाइम ही फाइंड कर लो यार। नहीं नहीं देखो, तुमको जाने का रहता है वो पता है मुझे, ठीक है। कम से कम टाइम तो फाइंड कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, टाइम तो फाइंड कर लो। अरे यार, हाँ तुम्हारा पता है, तुम्हारी पार्टी हो रही है। तुम कैसे बोलते होगे ये मैं हूँ, ये मेरा लेक्चर हो रहा है, फिर उसके बाद ये हमारी पार्टी हो रही है, इसलिए सर सर छोड़ दो, सर छोड़ दो। और ये हमारा लेक्चर और कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट में क्या था, टाइम फाइंड करना है। ये एच है, फिर वापस ये यहाँ से ऐसा जाएगा, फिर वापस ऐसा आएगा, फिर वापस ऐसा जाएगा, और ये ऐसा आएगा, है ना। तो ये H1 है, यहाँ पे H2 है, तो देखो टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम इसको T मान लेते हैं, और ये देखो यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम अगर T1 है तो ये भी T1 होगा, है ना। ये T2 तो 2T1 प्लस 2T2, इस टाइप से अप टू इन्फिनिटी तक आएगा, 2T3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या है, √2h/g है। 2T1 कितना आएगा, T1 मतलब यहाँ से यहाँ का आने का टाइम कितना होगा, या यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा, तो 2h1/g, है ना, प्लस 2h2/g प्लस 2h3/g, है ना। देख लेते कितना रहा अप टू, हाँ कुछ करेक्ट दिख रहा है तुम्हारा शायद, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, 2h/g प्लस 2h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e²h/g प्लस 2 ये हो जाएगा e⁴h/g प्लस 2 e⁶h/g अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2h/g कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस ये कितना आएगा 2, और ये e आ जाएगा, है ना 2e, यहाँ पे e² आ जाएगा, 2e² प्लस 2e³ अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ सेम। तो यहाँ से आ जाएगा 2h/g, ये फिर से इनफाइनाइट सम हो गया, है ना। जीपी में आ जाएगा तो a/1 माइनस, सही लिखा क्या मैंने, फिर √2 आएगा ना बाहर। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया, इसका 2 आ रहा है, रुको ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 1 प्लस 2e कॉमन लेते हैं ऐसा, तो फिर आएगा ना 1 प्लस e, ये आ जाएगा 1 प्लस e+e² अप टू इन्फिनिटी, है ना, अप टू इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा कहीं पे। तो ये आ जाएगा √2h/g, ये हो जाएगा 1 प्लस 2e, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस e+e²। कोई बताएगा ये क्यों किया, यहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं फाइंड कर सकते थे, बिकॉज ये 2e है, e की वैल्यू अपने को पता है इन सब केसेस में क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है, 1 से स्मॉलर है, बट 2e अगर होगा तो हो सकता है कि ये 1 से ग्रेटर हो जाए, बट आप जब फॉर्मूला लगाते हो a/1 माइनस r, तो r वुड बी लेस देन 1, तो अब ऐसा हो जाएगा, अब लेस देन 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 माइनस r, तो ये हो जाएगा।
फिर से आप एलसीएम ले लीजिए। ओ जीपी भी नहीं बन रही थी क्या? ठीक है, अब जीपी बन रही है। 1 + 1 एलसीएम लेंगे तो 1 - e + 2e बाय 1 - e। तो आपका जो आंसर आएगा 1 + e अपॉन 1 - e √2h/g आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर फ्राइडे को तुम लोग फ्री हो तो मुझे ग्रुप पे ही मैसेज कर देना, किसी टाइम पे मैं इवनिंग में एक डाउट लेक्चर लूंगा। जिसके एग्जाम्स है वो एक बार वीडियो लेक्चर देख लेंगे, डाउट लेक्चर ही रहेगा। नहीं तो फिर एक ही साथ लूंगा, जैसा तुम लोग बोल दो। कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया? ये 2 ही कॉमन लिया ना? कहाँ पे? ये यहाँ पे 2 ही तो 2 ही कॉमन ले लिया, तो इसीलिए 2 ही आ जाएगा। तो 1 + e अपॉन 1 - e √2h/g। ऐसा नोट कर लीजिए आप। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय नाइट। सर, थर्ड बस लास्ट का पार्ट दिखा दो। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, नोट कर लीजिए आप इसको। इस चैप्टर का पूरा ही डिस्कशन मैं ही करूंगा, ट्राई करूंगा मैं। मेरी पार्टी होगी, पॉडी तो नहीं होगी। कुछ ऐसे वर्ड यूज मत करो, ठीक है?